वेलकम स्टूडेंट्स। आज की सेशन में हम लोग सेकेंड पेपर सेकेंड सेक्शन बीपीएससी और सचिव मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग जनांकीय लाभांश कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और सचिव के साथ साथ आने वाले परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। अब ये है कि जनांकीय डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या, जनांकीय लाभांश कहते किसे हैं। तो जनांकीय लाभांश कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या के बहुलाभांश में मौजूदगी ही जनांकीय लाभांश है। अगर कुल जनसंख्या में जब कार्यशील जनसंख्या की अधिकता हो जाती है तो उसे हम लोग जनांकीय लाभांश की स्थिति कहते हैं, जनांकीय लाभांश कहते हैं। इसको समझिए, इस डायग्राम से हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है कुल जनसंख्या, पूरा ये कुल जनसंख्या को दिखाया है। कुल जनसंख्या का एक भाग जो है हमारा श्रम बल होता है, उसी के अंतर्गत कार्यबल होता है। अब हो सकता है किसी किसी के देश में जो श्रम बल है वही हमारा क्या हो, कार्यबल भी। जितना श्रम बल है उतना ही कार्यबल है। मतलब कि जितने लोग 15 से 59 साल के हैं, क्योंकि पहले समझ लीजिए क्या है, कुल जनसंख्या में हो गया हमारा, कुल जनसंख्या में श्रम बल किसे कहते हैं, जिनकी आयु 15 से 59 साल के बीच है। ठीक है, जिनकी आयु 15 से 59 साल के बीच है और जो नियोजित होने की इच्छा रखते हैं, यानी जो उत्पादक गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, वो क्या हमारा हो गया, श्रम बल हो गया, लेबर फोर्स हो गया। ठीक है, इसी में से कुछ ऐसे होते हैं जिनको की इच्छा भी रखते हैं और काम करने का मौका भी, मतलब उत्पादन की गतिविधियों में शामिल भी हो जाते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं कार्यबल। ठीक है, तो विकसित देशों में प्राय श्रम बल और कार्यबल एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। मतलब जितने काम करने की इच्छा है सबको मिल गया, श्रम बल और कार्यबल एक हो जाएगा। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में श्रम बल और कार्यबल का अलग अलग, क्योंकि हमारे यहाँ श्रम बल अधिक है लेकिन कार्यबल कम है, क्योंकि जितना काम करने की इच्छा रखते हैं सबको काम नहीं मिल पाता है। इसीलिए परिभाषा में आपको लग सकता है कि कार्यशील जनसंख्या किस बात की आएगी, लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखिए, जनांकीय लाभांश की बात करते हैं तो श्रम बल को शामिल किया गया, श्रम बल और कार्यबल दोनों को इसमें शामिल किया गया, क्योंकि कार्यबल तो ऑलरेडी श्रम बल में शामिल है। तो ये हमारा हो जाता है जनांकीय लाभांश। तो यहाँ पर देख लीजिए कि श्रम बल है क्या, नियोजित होने की इच्छुक व्यक्ति को क्या बोल देते हैं हम लोग, श्रम बल कह देते हैं। इस और किन व्यक्तियों को रखेंगे, जिनकी आयु जो है 15 से लेकर के 59 वर्ष के बीच है, 15 से 59 वर्ष के बीच है। ये भारत के आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये श्रम बल को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन जब हम आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ जो है श्रम बल की जब बात करता है तो ये बात करता है श्रम बल 15 से लेकर के 64 साल की आयु को, लेकिन हमारे यहाँ कितना है, 15 से 59 वर्ष है। अब ये बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब अगर हम भारत में बात करें कि जनांकीय लाभांश की स्थिति क्या रही है, तो देखिए जनांकीय लाभांश की हम जब बात करते हैं तो 1901 ईस्वी में जब जनगणना के अनुसार 56.8% हमारे यहाँ श्रम बल था, जो कि 51 में 56.9 हो गया, 71 में 52% हो गया, और ये प्रतिशत में है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग किसमें लिखे हैं, प्रतिशत में है। ठीक है, और 2001 में कितना है, 58%, 58.1 है, और 2011 में 64.8% है। ठीक है, 2021 में जनगणना हुई नहीं कोरोना की वजह से, तभी भारत में जो कुल श्रम बल है वो कितना है, 64.8%। कुल जनसंख्या का 64.8% आबादी जो है हमारे यहाँ श्रम बल है। ठीक है, और कुल जनसंख्या का ही 39.1% जो है, 39.1% कार्यबल है। ठीक है, कार्यबल है। और कार्यबल की अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या हमारे यहाँ जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जब 39.1 बात करते हैं तो ये हमारा 48.17 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो यानी कि भारत में कुल श्रम बल जो है, कुल कार्यबल जो है वो है हमारा है 48.17 करोड़। ठीक है, तो 17 करोड़ हमारा वर्तमान में क्या है, कार्यबल है। और अब प्रतिशत की बात करें तो ये कितना 39.1% होता है, 39.1% ये हमारा कुल पॉपुलेशन का है, कार्यबल है। और जब हम कार्यबल है, जब वर्क फोर्स की बात करते हैं तो हमारा कितना 64.8% ही मात्र है, और ये कितना बता दिया मैंने 39.1%। अगर करोड़ की बात करें तो 41.7 करोड़।
अगर आप 2011 में 121 करोड़ जनसंख्या था तो 121 करोड़ का 64.1% निकाल लेंगे, जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, वर्कफोर्स की बात आ जाएगी। अब देखिए, अब इसी वर्कफोर्स जिसको काम मिल गया वो कार्यबल हो गया। अब बात ये है कि जो हमारे यहाँ वर्कफोर्स है कितना, ये वर्क 48.17 करोड़ यानी कि 39.1% कुल जनसंख्या में, अगर हम करोड़ में बात करें तो 48.17 करोड़। अगर हम लोग इसको 100% मान लें, 100% मान के चलते हैं कि 48.17 करोड़ का कितना परसेंट भाग जो है वो विभिन्न क्षेत्रवार, किस प्रकार क्षेत्रवार मतलब सेक्टोरल, क्षेत्रवार इनका किस प्रकार से वितरण देखने को मिलता है। तो कृषि और संलग्न क्षेत्रों में 45.16% लोग लगे हुए हैं। कितना, 45.6 करोड़ परसेंट, 45.6% लोग किसमें लगे हुए, कृषि और संलग्न क्षेत्र में। ठीक है, उद्योग में कितना लगे हैं, 23.7%, और सेवा में कितने लगे हुए हैं, 30.8% लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये परसेंट हमारा जो है ये क्या है, कार्यबल का है। ठीक है, तो इसको अभी देखिए कृषि में काफ़ी तेजी से गिरावट आया हुआ है, 45.6% है, उद्योग में 23.7% है और सेवा क्षेत्र में 30.8% है। अब देखिए, ये बातें हम अच्छी तरह समझ गए कि क्या हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या होता है कि जैसे चूँकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है और हमारे यहाँ जो वर्क फोर्स है, या उसको वर्क फोर्स ना करके लेबर फोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स की औसत आयु जो है 27 वर्ष है। मतलब हमारे यहाँ वर्क फोर्स का जो औसत आयु है वह 27 वर्ष है, और ये काफ़ी नौजवान है विश्व के अन्य देशों की तुलना में। ठीक है, अब ये जो हमारा वर्क फोर्स है, इसी वर्क फोर्स पर यह युवा और ये वृद्ध दोनों क्या है, अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए, सभी आवश्यकताओं के लिए किस पे आश्रित है, इस 64.8% पे। ठीक है, तो अब ये प्रश्न उठता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ किस प्रकार से हम उठा सकते हैं। तो देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड के लाभ उठाने की जब बात करते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि कृषि क्षेत्र में संलग्न 45.6% है, उद्योग में 23.7% है, सेवा में 30.8% है। ठीक है, सबसे ताज्जुब की बात है कि जो विभिन्न क्षेत्र है, अगर विभिन्न क्षेत्रों को हम औसत मान लें कि प्रशिक्षित लोग कितने इसमें संलग्न है, तो इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की संख्या जो है कितनी है, मात्र 10% ही है। मतलब कि अभी अलग बात है कि सबका वेरिएशन होता है, जैसे कृषि क्षेत्र में कुछ और, उद्योग में कुछ और, सेवा क्षेत्र में कुछ और है। लेकिन अगर औसत बात करें, हम लोग इसको 100% मान की बात करें, तो इसमें से मात्र 10% लोग ही जो है प्रशिक्षित हैं, जो कि कृषि में, उद्योग में और सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब इन बाकी 90% जो है वो क्या है, अर्ध प्रशिक्षित, अर्ध कुशल है। अब इन अर्ध कुशल लोगों को या अकुशल है, अगर उनको प्रशिक्षण प्राप्त कर दिया जाए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ हम काफ़ी अच्छी प्रकार से उठा सकते हैं। एक तो ये है जो कि संलग्न है, जो कि लगे हुए हैं। दूसरा, ये जो श्रम बल है, श्रम बल और ये जो श्रम बल का और कार्य बल का जो डिफरेंस है, जो श्रम बल जो कि रोजगार की तलाश कर रहा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसको भी हम लोग ट्रेनिंग दे करके और रोजगार उपलब्ध करा देते हैं, तो देश के जीडीपी में इनकी भी भूमिका बढ़ जाएगी, देश के विकास में इनका भी बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। और प्रशिक्षण के लिए या अर्धकुशल को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए बहुत सारे सरकारी की योजनाएं चलती हैं। उन योजनाओं को नाम अगर हम बारी बारी से लिख देते हैं तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण बात ये मैं बताने वाला था कि जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से डेमोग्राफिक डिविडेंड से लाभ उठाया जाए, आप कृषि क्षेत्र के बारे में सोचिए। कृषि क्षेत्र में दो प्रकार की बेरोजगारी महत्वपूर्ण दिखती है, एक मौसमी बेरोजगारी और दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी को अगर दूर करना है तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दे दें,
कुप्रच्छन और मौसमी बेरोजगारी को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था और इसकी समस्या का समाधान आपके लिए काफ़ी आसान है। आप आसानी से योजनाओं का नाम लिख करके इसको दूर कर सकते हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ कोई भी राज्य जो है या कोई भी देश जो है कितने लंबे समय तक उठा सकता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में जो अभी वर्तमान में जो प्रजनन दर है वो 2.122 हो गया है। कितना हो गया? 2 हो गया है। जबकि किसी भी देश का प्रतिस्थापन दर जो है, जनसंख्या प्रतिस्थापन दर जो है वो होता है 2.1। ये क्या है? जनसंख्या प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन दर 2.1 का मतलब कि हम दो हमारे दो, ऐसे में जनसंख्या हमारी क्या होती है? स्थिर हो जाती है। लेकिन भारत का 2.1 से भी कम चला गया है, मतलब कि हम दो हमारे दो से भी कम आबादी हमारे यहाँ अभी है। जरूरी नहीं है कि अब मतलब कि हर कपल के पास 2 बच्चे भी आज के समय में नहीं है। तो लेकिन ये सिर्फ भारत का औसत है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका कि 3 से भी अधिक है, 3 से भी अधिक है। मतलब कि ऐसे में एक कपल को 2 से अधिक बच्चे हैं। और कुछ ऐसे भी जहाँ पर कि ये जो ग्रोथ रेट है ये जो है वह 1.6 और 1.4 तक है। तो जहाँ पर 2.1 या 2.34 से अधिक इसका ग्रोथ रेट है वहाँ ये तय मान के समझिए कि उनको लाभ काफ़ी लंबे समय तक मिलेगा। और जिनका 2.1 से कम है वो इसका लाभ 5 साल 10 साल तक उठा सकते हैं, और जिनका ज़्यादा है वो काफ़ी लंबे समय तक इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो इन सब बातों के संदर्भ में आप जनांकीय लाभांश को देखिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ कुछ योजनाओं को हमें शामिल करना जो कि आप अच्छी तरह से उसको अपने कॉपी में आसानी से लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।